नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार और राजनेताओं की अंदर की बातें बहुत जानने वाले उमाकांत लखेड़ा जी जुड़े हैं। उमाकांत जी, आपका स्वागत है। बहुत लखेड़ा धन्यवाद जी, आज जो जी। बात करने वाले हैं वो दो जाट नेताओं की, जो कि नरेंद्र मोदी जी से बहुत करीबी माने जाते थे। दोनों को गवर्नर बनाया था उन्होंने, और फिर एक को तो उपराष्ट्रपति भी बना दिया और एकाएक उनका इस्तीफा ले लिया। अब ये दोनों जाट नेता, जो कि झुक झुक के सलाम करते थे मोदी जी को, उन दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्या रहा, इसकी बात भी लखेड़ा जी करेंगे। हम जो बात कर रहे हैं वो सत्यपाल मलिक साहब, जो कि अब दिवंगत हो गए, जिन्होंने पुलवामा के राष्ट्रों को बेनकाब किया और मोदी जी ने उनको चुप रहने के लिए कहा था और उनको 4 राज्यों का गवर्नर बनाया। जम्मू कश्मीर के अंतिम गवर्नर सतपाल मलिक साहब थे। जो आदमी सच बोलता है वो मोदी जी के सामने आरोपी बन जाता है, और उनके पीछे उन्होंने सीबीआई छोड़ दी थी। सतपाल मलिक साहब दिवंगत हुए उसके पहले सीबीआई के केसेस उनके खिलाफ दर्ज किए गए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मोदी जी कभी उनको देखने के लिए नहीं गए, न उनके अंतिम संस्कार को शासकीय वो सम्मान दिया गया। दूसरे जो जाट नेता जिनकी बात करते हैं वो जगदीप धनखड़, यानी हम तो उनके बारे में हमेशा ये कहते थे, जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और ममता बनर्जी को परेशान करते थे, तब से लेकर राज्यसभा में जिस प्रकार से वो विपक्ष को बोलने नहीं देते थे, तो हम उनको हमेशा कहते थे कि ये स्पाइनलेस क्रीचर है। और एकाएक उनसे क्या हुआ, मोदी जी की अनबन क्या क्यों हुई, ये सब रहस्य आज लखेड़ा जी हमारे साथ शेयर करेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से ये एपिसोड अंत तक सबको देखना पड़ेगा, क्योंकि लखेड़ा जी अंदर की बातें आज उजागर करेंगे। लखेड़ा जी, आपका फिर से हमारी ओर से, दर्शकों की ओर से स्वागत है। और आप ये बात दोनों जाट नेताओं की बात रखें, ऐसा हमारा अनुरोध है। लखेड़ा जी। जी जी, बहुत धन्यवाद। और आपके तमाम दर्शकों का जो अपने कमेंट भी लिखते हैं, और उन सबका धन्यवाद। उनको हम सामने तो नहीं देख पाएंगे या उनको जवाब भी नहीं दे पाएंगे, उनका धन्यवाद भी नहीं दे पाएंगे। आपसे बात करते हुए उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपके साथ हमारी चर्चा को सुनते हैं। देखिए, आपने जो बात बोली कि देखिए दो शख्सियत थी। एक तो सत्यपाल मलिक, जो जिनको मैं पर्सनली मेरी समझ से 90s 90 अर्ली 90s से जानता था। उनसे एक दो बार परिचय हुआ एज ए रिपोर्टर, और वो उस समय चौधरी चरण सिंह की पार्टी में थे, लोकदल, अजीत सिंह की वाली पार्टी में। उसके बाद वो उनका राजनीतिक सफर इधर उधर चलता रहा, होता रहा। अब समस्या ये है कि देखिए, जो सत्यपाल मलिक है, थे मतलब, अब तो दिवंगत है, कि सत्यपाल मलिक एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड से थे, स्टूडेंट लीडर थे। और उनके बारे में एक बात बहुत साफ कह सकता हूं कि वो चमचाबाजी नहीं करते थे। ठीक है, उनको कोई कभी कभी एक ऐसा पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाती है कि एक सिचुएशन आ जाती है पॉलिटिकल, तो वो सिचुएशन में आदमी कॉम्प्रोमाइज करता है। उन्होंने भी एक स्टेज आने पे कॉम्प्रोमाइज किया। मेरे सामने वो बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने एक दिन। मैं बीजेपी की ब्रीफिंग में गया हुआ था, आज से 7-10-12 ये लोग, हाँ, 12 के आसपास, बीजेपी आने के बाद। तो देखा कि आज कौन ज्वाइन कर रहे हैं, तो सतपाल मलिक ज्वाइन कर रहे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर मैंने कहा देखो, उनका अपना कैरियर देख रहे हैं लोग राजनीति में। उसके बाद पता लगा एक दिन गवर्नर बना दिया गया उनको बिहार का। तो फिर उनको लगा कि एक तो जाति है, और जाति का मामला था क्योंकि लिखे पढ़े व्यक्ति थे, और दिल्ली के जो सर्कल है, लुटियन जोन, वहां भी उनकी एक पैठ होती थी। तो उनका इस्तेमाल वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जाटों में रिझाने के लिए, राजस्थान, जो चौधरी चरण सिंह का एक प्रभाव क्षेत्र होता था, उसको रिझाने के लिए
करते थे। अब सवाल यह है कि जो सत्यपाल मलिक है, सत्यपाल मलिक साहब जो है वो और धनखड़ साहब की कोई तुलना आपस में नहीं की जा सकती। धनखड़ साहब जो है वो, उनकी कोई लॉयल्टी नहीं थी, किसी किसी के प्रति उनकी लॉयल्टी नहीं थी। मैं उनको तब से जानता हूं जब वो देवीलाल के घर पर 88-89 में विलिंगडन क्रिसेंट में चौधरी देवीलाल के घर में मेरा उनसे पहली बार मुलाकात हुई 88-89 में। और जब वो देवीलाल और सितारा बुलंद था और बीपी सिंह और देवीलाल साथ घूमते थे, तो ये भी लोकल एक्टिविस्ट को वो करना और थोड़ा इन्वॉल्व करना, चाय पानी पिलाना। तो ये जो चाय पानी लोगों को पिलाते थे, तो हम भी जाते तो हमको भी चाय पानी पिलाते थे। अब उसके बाद ये बातचीत में बड़े मीठे थे, बड़ा विनम्र थे बातचीत में। तो फिर गपशप होती रही, थोड़ा भीतर क्या चल रहा है, क्या तो लिखा पढ़ा जहाँ था। तो भाई वकील थे, ये जयपुर बार एसोसिएशन के ये सेक्रेटरी अध्यक्ष थे, तो इस वजह से हम जानते थे। और क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा ऐसा मिलना जुलना रेगुलर नहीं था, लेकिन जब भी हम आते थे ये हमेशा वहां बैठे हुए मेरे को दिखाई देते थे। तो मैंने अब निकाला पिछले 30-35 साल के बाद जब मैंने इसका आकलन निकाला, तो ये सुपर ग्रेड का, ए ग्रेड का चमचाबाजी का इतना जबरदस्त चमचा, मैंने इतना बड़ा चमचा किसी को देखा नहीं। मैंने देवीलाल की चमचाबाजी करते हुए इनको देखा, मैंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की चमचाबाजी करते हुए इनको देखा, मैंने चंद्रशेखर की चमचाबाजी करते हुए इनको देखा, क्योंकि ये देवीलाल के दूर के रिश्ते में आते थे। तो इस लिहाज से लोग इनका करते थे, देवीलाल का आदमी है। जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो इनको डिप्टी मिनिस्टर बना दिया। अब डिप्टी मिनिस्टर नाम किसी को पता ही नहीं था कि डिप्टी मिनिस्टर कोई होता है। उपमंत्री इनको बना दिया। अब उपमंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स में बीपी सिंह की सरकार 11-12 महीने की सरकार थी, हम उसको कवर करते थे। तो ये बिल्कुल शर्मिला टाइप का, जैसे छोटे से कस्बे में आकर के आदमी दिल्ली आ जाए। ये एमपी बन के झुंझुनू से एमपी बन गया और बन गया। उसके बाद बीपी सिंह की सरकार गई तो इन्होंने चंद्रशेखर की सरकार में इनको एमओएस का दर्जा दे दिया, लेकिन ये ओथ नहीं ली इन्होंने। मुझे याद है कि मैं चंद्रशेखर जी के ओथ में गया था, तो इसमें इनका भी नाम था, ये ओथ लेने वाले हैं, तो इनका ये ओथ लेने नहीं आया। क्या कारण थे वो एक अलग, लोगों ने बताया होगा कि भाई ये चंद्रशेखर की सरकार तो 2-4 महीने चलेगी, क्यों इसमें बदनाम हो जाओगे। उसके बाद ये इन्होंने जैसे ही 1991 में नरसिम्हा राव आए पावर में, 1991 में, और कांग्रेस पावर में दोबारा आ गई, एक अल्पमत सरकार आ गई राजीव गांधी की मर्डर के बाद। तो ये स्विच ओवर कर दिया कांग्रेस में। इनको पता लगा अब कांग्रेस का राज आने वाला है, और ये राजस्थान से एक एमएलए हो गए 5 साल के लिए, जिसके लिए उन्होंने पिछले हफ्ते उन्होंने अप्लाई कर दिया पेंशन के लिए। कांग्रेस मतलब कांग्रेस की जड़ें खोदते रहे। जब आप वाइस प्रेसिडेंट रहे, आप कांग्रेस की जड़ें खोदते रहे। जब आप गवर्नर रहे, आप कांग्रेस की अपोजिशन पार्टी की जड़ें खोदते रहे। और जब आप कुर्सी से हटा दिए गए, बेआबरू होकर के तेरे कूचे से निकले, और तब आप कांग्रेस के जमाने में जो पेंशन आपको राजस्थान से मिलनी है, उस पेंशन के लिए आपने अप्लाई किया लास्ट वीक। तो सवाल यह है कि ये किसी का आदमी नहीं है। ही इज द पर्सन, ही इज नोबडीज मैन। वो किसी का आदमी नहीं है। इसीलिए जब इसकी जो लॉयल्टी टेस्ट हुआ, तो ये लॉयल्टी टेस्ट वाले जो बातें हैं वो हम अगले आप सवाल पूछेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको। दूसरे सवाल में आप सवाल पूछिएगा जी। नहीं सर, वही तो जानना चाहते हैं कि ये इतने चमचे थे कि चमचे को भी शर्माए उतने चमचे थे, और झुक झुक के मोदी जी को सलाम करते थे। उपराष्ट्रपति तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है, मगर वो नमस्ते 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 करते हुए ऐसे जाते थे और मोदी जी मुंह मोड़ लेते थे। तो अनबन क्यों हुई उन दोनों के बीच में? और 21 जुलाई को तो हम गुजराती में कहते हैं घोड़ा जेवा आता, यानी उनका तबीयत तो एकदम ठीक था जब राज्यसभा में वो कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। एकाएक क्या हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। एक तो आपके जो दर्शक है, देखने वाले, उनको मैं बता दूं, ये इस्तीफा धनखड़ साहब ने नहीं लिखा था। ये इस्तीफा धनखड़ साहब ने नहीं लिखाया था। उनको या तो लेटर बना के दे दिया, उनको साइन करवाए गए। मेरी रिपोर्ट ये है कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा नहीं लिखा। इस्तीफा लिख करके आया। जैसे फैक्ट्री में किसी मजदूर को आप हटाते हैं तो उसका इस्तीफा पहले से लिखा रहता है, उसको कहते हैं यहाँ साइन कर लो और अपना आपका आज का हिसाब ले लो।
कि हमारा पूरा हिसाब चुकता हो गया। वो चिट्ठी लेकर के आई, कोई चिट्ठी, उस पर उनके सिग्नेचर कराए और सिग्नेचर करा के वो भेज दिए। तो राष्ट्रपति भवन में चिट्ठी देने भी नहीं गई, ये तो आरटीआई में क्लियर हो गया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि सर ऐसा है कि मोदी जी को सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया था धनखड़ से। धनखड़ से जो खतरा पैदा हुआ, खतरा पैदा होने के जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग कोई बताएगा नहीं आपके लोगों को। जी बेसिकली धनखड़ जो है 2027 में राष्ट्रपति बनना चाहते थे। राइट। और राष्ट्रपति जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और धनखड़ के लोगों का ये कहना है कि 2027 में मोदी जी खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ऐसी उनकी तमन्ना है। वाह। क्योंकि देखिए मोदी जी ने जो इतने अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं, तो उसके बाद उनको लगेगा कि यार 2029 के पहले कोई 5-6 साल के लिए कोई ऐसी पोस्ट मिल जाए जिस पोस्ट में बैठ करके एक शील्ड मिल जाएगी, फिर कोई मुकदमा ये वो गुजरात फलना ये सब चीजें हो नहीं पाएंगी। तो मैं राष्ट्रपति धनखड़ को क्यों बनाऊं? ये तो चमचा है, कल कोई और आ जाएगा उसकी चमचाबाजी शुरू कर देगा। तो सबसे पहला ये था कि मतलब जो उनके जो एम्बिशंस है, मोदी जी के एम्बिशंस, मोदी जी के जो रोड मैप है, मोदी जी के रोड मैप में और धनखड़ के रोड मैप में आपस में क्लैश हो गया। भाई उसी पोस्ट पे मोदी जी पहुंचना चाहते हैं 2027 में, क्योंकि वो 2029 का इंतजार नहीं करने, वो झमेला है 2029। अगर हार गए आप कहां जाओगे? भविष्य में कल क्या होगा किसको क्या पता। तो 5 साल के लिए आप एक सुरक्षित आप खुद भी सुरक्षित हो जाओगे, और अमित शाह को अगर आप अपनी टॉर्च दे के जाओगे कि आप टॉर्च जलाना मेरे बाद में, तो टॉर्च में भी सेल रहेगा और खुद भी आप सेफ हो जाएंगे। तो ये प्लान मोदी जी का है, क्योंकि मोदी जी को सबसे बड़ा अनसेफ जो मोदी जी को आज लग रहा है आज की तारीख में कि मेरा आगे क्या होगा, 2029 के बाद क्या होगा। तो 2029 के बाद जो होना है उसका इंतजाम 2027 में कर लो, राष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो जाएगी, उसमें बैठ जाओ, बात ही खत्म। कोई मुकदमा, आपको पता है कि संवैधानिक शीर्ष पदों पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति पर कोई मुकदमा किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लग सकता है। अगर उनको कोई स्पेशल चीज आएगी तो बात अलग है। जी जी जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? मगर लखेड़ा जी, वो 29 में मान लीजिए कि प्रेसिडेंट हो भी गए, यानी 27 में, तो भी वहां पर 5 साल से ज्यादा तो नहीं रह सकते। 5 साल के बाद में भी मोदी जी के खिलाफ मुकदमे दायर किए जा सकते हैं। वो ठीक है, देखिए ऐसा है कि 5 साल, देखो ऐसा है ना कि अभी इमीडिएट अगर आपके यहाँ बाढ़ आ गई है अहमदाबाद में, तो आप क्या करते हैं कि एक मकान है जो कच्चा है लेकिन अभी टूटने का गुंजाइश नहीं है, तो आप अपना फैमिली को लेके अपना सामान, बैग, लगेज, लैपटॉप लेकर के उस छत पे चले जाते हैं। फिलहाल के लिए 1-2 दिन तो कुछ समय के लिए तो आपको शेल्टर मिल जाएगा। कच्चे मकान में चले जाओ, 2-4 दिन अभी टूटने वाला नहीं है, 1-2 महीने आप वहां काटेंगे। तो आप एक शेल्टर लेने के लिए कोई टेम्परेरी शेल्टर ढूंढते हैं ना, तो एक टेम्परेरी शेल्टर ढूंढने में क्या दिक्कत है? टेम्परेरी 5 साल टेम्परेरी शेल्टर है, उसके बाद आपकी फाइलें तो खोलेंगी, ऐसा तो है नहीं कि ये बच जाएंगे। भाई ये हिंदुस्तान है जिसने अंग्रेजों को भगाया भारत से, तो क्या वो ये छोड़ देगा? इस देश का जो आम आदमी है, जो गरीब है, वो छोड़ देगा? इनको कोई नहीं छोड़ेगा। और कुछ ना कुछ देखिए, जुडिशरी पे लोगों का भरोसा उठ रहा है, लेकिन सारे जजों पर नहीं भरोसा है। मतलब जुडिशरी पे कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी रीढ़ की हड्डी है, वो बता देंगे कि भाई ये कानून है, कानून का आपने उल्लंघन किया। बहरहाल हम जो मुद्दा ये आ रहा है कि मुद्दा ये इनके इंटरेस्ट क्लेश हुए। उसके बाद क्या है, धनखड़ जो है, धनखड़ ने को याद आ गए चौटाला जी, देवीलाल की फैमिली याद आ गई, उनका फार्म हाउस में वो चले गए अभी कुछ 3-4 दिन पहले रहने के लिए। तो सवाल ये है कि क्या धनखड़ पर नजर रखने के लिए उनको छतरपुर में रखा गया? क्योंकि जो अभय चौटाला है जिसका वो फार्म हाउस है, वो तो सीबीआई के केसों में, इनकम टैक्स केसों में खुद ही फंसा हुआ है। अगर कोई और सरकार होती तो जेल में होता। ये तो देखिए, आय से अधिक संपत्ति, एक केस तो वो है जिनमें इनको कन्विक्शन वगैरह हो चुका है। अब इनके पास सीबीआई इंक्वायरी अलग है। सीबीआई जो घोटाले घपले हैं उसमें सीबीआई इंक्वायरी में अलग है। सीबीआई में 2 तारीख पर के बाद अभय चौटाला को सजा हो जाएगी छतरपुर में, जिनके फार्म हाउस में रह रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या छतरपुर में जहां धनखड़ को शरण दी गई है, क्या वो एक प्लानिंग के तहत दी गई है कि आप जो है धनखड़ पर नजर रखेंगे, अभय चौटाला की ड्यूटी के बाद आप ऐसा गड़बड़ ना करें, कौन आपके घर आ रहा है,
कौन नहीं आ रहा है, किससे क्या मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि धनखड़ जो है के पास इनके बहुत सारे राज है। धनखड़ के पास इनके बहुत सारे राज है, तो राज जब आपके साथ है, आपके पास है, और इन्होंने धनखड़ ने भी कोई इतने गलत काम, असंवैधानिक काम कर रखे हैं कि इनको भी कोई ना किसी लपेटे में आ जाएगी। और गवर्नर थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह ये जो है एज ए गवर्नर बैठे हुए थे कि भाजपा के प्रदेश प्रेसिडेंट है ये। बिहार, पश्चिम वेस्ट बंगाल बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट की तरह इन्होंने काम किया जब जब ये गवर्नर है। और उसके बाद दिल्ली आए तो चमचाबाजी का इन्होंने इतिहास रच दिया। कोई मतलब ऐसा मैंने इतने करीब पॉलिटिशियंस को देखा, टॉप लोगों को देखा, उनके राष्ट्रपतियों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ देश विदेश हम घूमे हैं, हमने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो इतना नीचे गिरा हुआ हो चमचाबाजी में और अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रख रहा हो। और दूसरी बात है कि चमचाबाजी करते करते आप ऐसे कुंठा से ग्रसित हो गए कि आप उसी को सत्ता बदलने के लिए, तख्ता पलटने के लिए, पॉलिटिकल कू करने के लिए, है ना, वो आपने तैयारी कर ली और आप चंद्रबाबू नायडू और इन लोगों से मिलना शुरू कर दिया आपने कि भाई आकर के तुम इस सरकार को गिराओ। जी सर, इसमें इसमें केजरीवाल का नाम क्यों आया कि केजरीवाल ने लीक किया? केजरीवाल की क्या हैसियत है? केजरीवाल के पक्ष में दो बातें हैं। केजरीवाल का जो ओरिजिन हुआ, केजरीवाल बेसिकली एक कवर फायर था बीजेपी की तरफ से। अन्ना हजारे का जो पूरा आंदोलन था, जो मूवमेंट था अन्ना हजारे का और आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन था, अन्ना हजारे जब दिल्ली आए, मेरे समझ से 2012-13 की बात है ये, तो उनकी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और मैंने अन्ना हजारे का नाम सुना हुआ था, लेकिन मैं पहली बार उसको सामने से देखा। फिर अन्ना हजारे को देखा, फिर मैंने देखा कि ये आदमी तो बड़ा तेज आदमी लग रहा है, बड़ा चालाक आदमी लग रहा है। फिर इसने वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फर्स्ट फ्लोर पे प्रेस क्लब इंडिया कॉन्फ्रेंस हॉल में। फिर मैंने इससे बातचीत की तो ये सारे मनीष सिसोदिया वो जो है, ये सारे चीजें जो है, ये मनीष सिसोदिया वगैरह वगैरह, अरविंद केजरीवाल और ये कई लोग थे, मैं किसका नाम बताऊं आपको। जी जी, कौन सी बात थी? जी, उन पर नजर रखने के लिए उनको मतलब जगदीप धनखड़ साहब को मेहरौली छतरपुर के एक फार्म हाउस में रखा गया है, जिसके मालिक अभय चौटाला हैं, जिनके खिलाफ ऑलरेडी आय से अधिक संपत्ति और सीबीआई के घोटाले और फ्रॉड में सीबीआई केसेस चल रहा है। अगर कोई दूसरी सरकार होती तो वो सरकार अब तक इनको कन्विक्ट कर देती। सीबीआई को कहा गया है चुप रहो, तो अभय चौटाला भी सीबीआई के डर के मारे चुप है। ये सब मोदी जी की कृपा से हो रहा है, इनकी सरकार की कृपा से हो रहा है। तो अभी जब अभय चौटाला का कन्विक्शन हो जाएगा, आज नहीं होगा तो 2 साल बाद होगा। कन्विक्शन होना जरूर है क्योंकि लास्ट स्टेज है, 1-2 गवाहियां होनी है उसमें। जी, पिताजी का तो तो पिताजी हो का, गया है। हाँ पिताजी का हो गया, उनका देहांत भी हो गया और वो भी 10 साल जेल में उनको सजा हो गई थी, कन्विक्शन था, बीमारी की वजह से वो जमानत में छूटे हुए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग, देखिए ये जो पॉलिटिकल जो गेम है, ये जो प्लेयर हैं, ये जो लोग होता है, जो अच्छे लोग होते हैं, तो अच्छे लोगों को पोजीशन पर बिठाते हैं। मोदी और अमित शाह ने ऐसे लोगों को पोजीशन पर बिठाया और बाद में वो पछता रहे कि उन्होंने सत्यपाल मलिक को अगर नहीं बिठाया होता इस पोस्ट पर, तो सत्यपाल मलिक इतना डैमेज हमको नहीं करते। सत्यपाल मलिक का एक वैल्यू सिस्टम था, जो वैल्यू सिस्टम धनखड़ साहब का नहीं है। धनखड़ साहब का वैल्यू सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑफ द वैल्यू सिस्टम। उसका वैल्यू सिस्टम है चमचा वैल्यू सिस्टम। धनखड़ का वैल्यू सिस्टम यही है। सत्यपाल मलिक ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, या लगा कि मेरी आखिरी टाइम है राजनीति का, मैं 70 का हो चुका हूँ, 75 का हो चुका हूं, तो कोई गवर्नर का पोस्ट मिल गया, मोदी जी ने दे दिया। लेकिन उसके बाद जब ये जो पुलवामा हो गया, पुलवामा के बाद जो उनको लगा कि ये आदमी तो सवाल पूछ रहा है, क्योंकि मोदी को सवाल पूछने वाला आदमी नहीं चाहिए। मोदी ने कह दिया कि ये बात आप किसी को मत कहना कि पुलवामा में आरडीएक्स वाले कहां से आए, क्या आए, जो फौजें थी, उन फौजों जो हमारी मिलिट्री वाले पैरा मिलिट्री के जवान थे, उनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया। ये तो सत्यपाल मलिक ने वहां मीडिया को बोला
कि मेरी गलती है, मेरी सरकार की गलती है। वहां प्रेसिडेंट रूल था, प्रेसिडेंट रूल में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है गवर्नर होता है। तो इन्होंने, इनको प्रायश्चित हुआ, सत्यपाल मलिक को प्रायश्चित हुआ, और प्रायश्चित होने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी गलती हुई, मेरी गलती की वजह से इतने जवान मारे गए, मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। जो प्रायश्चित करना मोदी जी के जो मोदी जी का जो ब्रैकेट है उसमें प्रायश्चित नाम का तो कोई वर्ड ही नहीं है, डिक्शनरी में नहीं है वर्ड प्रायश्चित जी। तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद इन्होंने वहां से उनको हटा दिया। तो ये जी आप सवाल पूछना चाहते हैं जी? सर, उन्होंने पहले तो ये कहा कि महीनों तक ये फाइल एयरक्राफ्ट मांगा था, वो महीनों तक होम मिनिस्ट्री में पड़ा रहा फाइल, उस पर एक्शन नहीं हुआ। सतपाल मलिक ने कहा कि यदि मुझसे कहा गया होता तो मैं एयरक्राफ्ट का व्यवस्था करता और इतने लोग नहीं मरते, ये पुलवामा नहीं होता। यानी कितना ट्रांसपेरेंट आदमी था। अच्छा, उनको हाँ गोवा हाँ भेजा गया, गोवा से फिर नॉर्थ ईस्ट भेजा गया। गोवा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार को उजागर किया मोदी के सामने। मोदी ने उनको तुरंत हटाया। यानी मोदी बातें तो करते हैं भ्रष्टाचार विरोधी, मगर हाँ हाँ सतपाल मलिक ने वो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री की बात करी तो उनको वहां से रातों रात हटाया गया। तो सत्यपाल मलिक जो सही बात कह रहे थे उन पर सीबीआई का केस डाला, ये तो अजीब है। ये क्या सीबीआई है? तो देखिए साहब, ऐसा है, देखिए इन लोगों का, ये लोग अपने को खुद ही, इनके लिए भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अगर ये रिस्पेक्ट होती तो ये प्रायश्चित करते। और इनको ये होता है कि भाई ये अच्छा आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, तो उसको गोवा क्यों भेजा? गोवा इसलिए भेजा कि ये दिल्ली के मीडिया से दूर रहे। गोवा में पड़ा रहेगा, कौन पूछने वाला? गोवा छोटा सा है, 40 की असेंबली है वहां। उसके बाद उनको गोवा में भी जब उन्होंने खतरा पैदा कर दिया तो उनको वहां से हटा करके भेज दिया नॉर्थ ईस्ट, और वहां जो है बिठा करके उनको इसलिए भेज दिया कि वो आइसोलेट रहेंगे वहां पर। और जब उन्होंने अल्टीमेटली किसान आंदोलन को सपोर्ट किया तो उससे बड़े नाराज हो गए। अब तो उनका कुल मिलाकर के वैल्यू सिस्टम उनका स्ट्रांग था, उसकी वजह से था कि उनका कोई विचारधारा थी। हालांकि बीजेपी में विचारधारा का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उनका उनका कम से कम कुछ एक पॉलिटिकल एजुकेशन थी। ये जो धनखड़ साहब हैं, इनका तो कोई पॉलिटिकल एजुकेशन थी ही नहीं। चमचाबाजी, जैसे मैंने बताया कि चमचाबाजी इनकी सबसे बड़ी एजुकेशन थी। वो आर्ट सीख ली इन्होंने। कल एक किसी जगह बैठा हुआ था मैं कल दिन में, इसी समय ये 12 बजे के करीब। तो वो कोई बहुत, मैं उनके प्रोफेशन का नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला है। जबकि वो आदमी जो मेरे साथ बैठे हुए थे कल दिन में 12 बजे, मैंने बताया था कि मैं हूं नहीं, तो उनके साथ मेरे अपॉइंटमेंट, तो गिरगिट की तरह रंग बदले। वो कहते हैं कि साहब ये फोन करते थे मेरे को, दिन में भी, दोपहर में भी, रात को भी, आप आइए, मिलना है। और अब मैं, मेरा फोन तक नहीं उठाया इन्होंने, मेरी मेल का जवाब नहीं दिया। मैंने उनको बोला कि देखिए इनको आपकी जरूरत नहीं है। जब इनको आपकी जरूरत थी तब ये आपके फोन करते थे, आपके लड़के को भी बुलाते थे, बातचीत करते थे, मेरे लायक क्या सेवा है वो भी पूछते थे। अब क्योंकि आपको इनको आपकी जरूरत नहीं है तो क्यों पूछेंगे? तो इसलिए 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 धनखड़ साहब की अब एक डिफरेंट ओरिएंटेशन है। इसीलिए अगर धनखड़ साहब की जगह कोई जननेता, पॉपुलर लीडर, इवन सत्यपाल मलिक भी होता, तो जो जो जाट है ना, ये जो दिल्ली के आसपास हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी, और ये सारे आसपास दिल्ली के जो देहात है, ग्रामीण इलाका, जितने जाट थे ये दिल्ली को घेर लेते। अगर ये सलूक जो है सत्यपाल मलिक के साथ हुआ होता, अगर उसको इतना बेइज्जत होकर के निकाला गया होता, तो दिल्ली को लोग जो है, जाट लोग ट्रेन ट्रेन उखाड़ देते हैं यहाँ। लेकिन चूंकि धनखड़ के प्रति कोई पब्लिक सिंपैथी नहीं थी, इसलिए इसलिए ही जिन ऑब्लिवियन, पर वो इसी तरह एक अंधेरे में घुस जाएंगे। अब ये उनका एक ही चीज, एक ही सीक्रेट है उनका, कि उनके पास इनकी लूप होल्स है। ये जो आपके दोनों लोग जो टॉप मैन है, उनकी लूप होल्स इनके पास है। हो सकता है कि थाईलैंड भी इनके पास हो सकता है कि कुछ ऐसे दस्तावेज भी हो। तो ये परमानेंट खतरा है। मुझे ऐसा शक हो रहा है कि अभय चौटाला को केयर टेकर बनाया गया इसलिए कि इन पर नजर रखने के लिए, कि अभय चौटाला तो बीजेपी के बिना जिंदा रह ही नहीं सकता है। अभय, इन्होंने तो इतना पैसा खाया, चौटाला फैमिली ने इतना पैसा खाया कि इनकी तो बेहिसाब प्रॉपर्टी है इनके पास।
सारा लूट का पैसा हरियाणा को लूटा इन लोगों ने, और आज ये पॉलिटिकली फिनिश हो गए। पूरा चौटाला देवीलाल परिवार राजनीतिक रूप से फिनिश हो गया है, और जो राजनीतिक रूप से फिनिश हो गया उनके शरण में चले गए। तो अब इनका ये देख सकते हैं आप, ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज धनखड़ कहाँ है और 2 महीने पहले धनखड़ कहाँ थे। जी सर, एक अंतिम सवाल। जी देवीलाल चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर एक उनका स्मृति सभा होता है हरियाणा में, सम्मान सभा बोलते हैं उसको। तो उसमें धनखड़ शरीक हो रहे हैं, तो क्या धनखड़ अपना मुंह खोल पाएंगे या तो चुप्पी साधे रहेंगे? मैं आपको एक बात बता दूं कि इस आदमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस आदमी के अंदर ऐसी हिम्मत नहीं है कि ये जुबान खोल सके। मैं बिल्कुल भी इस संभावना को इनकार करता हूं। इसके पास ये इसके साथ लोग नहीं है, इसके साथ पब्लिक सिंपैथी नहीं है, इसके ही लॉस द फेस, तो ये नहीं करेगा। और ऐसी सूरत में अभय चौटाला जो बीजेपी से दबा हुआ है, बीजेपी अगर अभय चौटाला, बीजेपी के लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, अभय चौटाला के पास चला गया, ये उसके घर में चला गया। तो अभय चौटाला जब बीजेपी चाहेगी अभय चौटाला को दिल्ली बुलाएगी और अभय चौटाला के कान पकड़ेगी, इसको ये बोलो, इसको ये बोलो, वो काम कराएगी। तो अभय चौटाला ने तो एक किस्म से बीजेपी को सेफ्टी वाल्व दे दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि धनखड़ के पास इस बात का, एक होता ना आदमी के पास टाइम होता है, धनखड़ के पास एज वाइज इज ऑलरेडी 75 या 74, तबीयत उनकी ठीक रहती नहीं है, उनके पास जो है टाइम नहीं है। और जो जाट पॉलिटिक्स है उसका ओरिएंटेशन टोटली बदल गया है। इनको ऐसा लगता है चौटाला परिवार को कि आप जो है इनको घुमाएंगे हरियाणा जाटों के इलाके में और इनका पॉलिटिकल रिवाइवल हो जाएगा। वो पॉलिटिकल रिवाइवल अब खत्म हो चुका है। जाट जो है चौटाला देवीलाल की जो विरासत है उसको छोड़ चुका है, वो बीजेपी में चला गया, कांग्रेस में आ गया। तो वो एक किस्म से उनके लिए नॉन एंटिटी हो गया चौटाला परिवार। तो ये पॉलिटिकल रिवाइवल की कोशिश करेंगे, लेकिन ये होगा कुछ नहीं, दरवाजे चारों तरफ से बंद है। सबसे बड़ी बात है कि धनखड़ साहब हिस्ट्री में, भारत की हिस्ट्री में ऐसे स्पाइनलेस वाइस प्रेसिडेंट और स्पाइनलेस चेयरमैन राज्यसभा के रूप में फेमस हो गए, और वो पहले उपराष्ट्रपति या चेयरमैन राज्यसभा है जिनके कार्यकाल में कितने मेंबर, मेरे समझ से करीब 100 लोग, मैं एग्जैक्ट नंबर भूल गया हूं, राज्यसभा में अपोजिशन के एमपीज को बर्खास्त कर दिया गया, मतलब उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये तो हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं है। तो आप तो वहां बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर आप गवर्नर बने हुए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर आप वाइस प्रेसिडेंट बने हुए थे, और वही नहीं कर रहे थे आप सुप्रीम कोर्ट को भी धमका रहे थे। आप इनका स्पीच देखिए ना, इनका स्पीच देखिए, सुप्रीम कोर्ट को धमकाया इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट है नो बिजनेस। तो किसको बिजनेस है? आपको बिजनेस है कब्जाबाजी करने का। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे लग रहा है कि ये इसके लिए काफी समय चाहिए इनके पोल खोलने के लिए, और आने वाले वक्त में और कुछ नए मुद्दे आएंगे तो जरूर आपके साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छी, यानी तुलना दोनों की हो ही नहीं सकती। सत्यपाल मलिक आदर्शों के साथ, सत्य के साथ चल रहे थे, ये स्पाइनलेस क्रीचर हैं, इनके साथ सिंपैथी नहीं, जाटों की भी सिंपैथी नहीं, लोगों की सिंपैथी नहीं, और केवल बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते वो काम करते रहे। इसलिए जब मोदी से अनबन हुई, मोदी को उखाड़ने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से इनको ही उखाड़ा गया। इसलिए आपने जिस प्रकार से विश्लेषण किया, उस विश्लेषण के लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए एपिसोड में।